नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीबी लाइव पर। आप देख रहे हैं मेरा खास प्रोग्राम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहाद। तो आज का दिन बेहद अहम है राजनीतिक पहलू से अगर हम बात करें। एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन की जो बैठक है, तीसरी बैठक, वो मुंबई में हो रही है। 31 और 1 को वो शेड्यूल थी और उसमें तमाम तरह के जो डेवलपमेंट्स हैं वो देखने के लिए हमें मिलेंगे। तमाम नेता वहां पर एकत्र हो गए हैं जो उन दलों में शामिल है। कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी शरद पवार, उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो ये कहा गया था कि 28 दल, अब तक 26 दल पता है, लेकिन 28 दल की बात की गई थी। तो वो दो और दल कौन से हैं, इसके बाद इससे भी पर्दा उठेगा और ये आज पता चलेगा। और ये पता चलेगा कि क्या और कोई नए दल आ सकते हैं, जो रूपरेखा तैयार होनी है, जो संयोजक तय होना है, कौन कौन होंगे कमेटी में, और लोगो और झंडा जो है वो लोगो पहले से ही जारी कर दिया गया है। इन तमाम चीजों से पर्दा उठने वाला है और बेहद अहम बैठक 31 और 1 की ये मानी जा रही है, क्योंकि राज्यसभा के स्टेट के इलेक्शन होने वाले हैं 5 राज्यों के। और उसमें किस तरह से सीट का बंटवारा लेकर, हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीट बंटवारे को लेकर बातचीत इस बार नहीं होगी, लेकिन बहुत कुछ अहम फैसले हैं जो आज लिए जाने हैं। इस सब के बीच जो बेहद अहम खबर आ रही है अडानी से जुड़ी हुई, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि 18 से 22 को, इसी 18 से 22 तारीख को स्पेशल सेशन जो है वो बुलाया गया है पार्लियामेंट का, सरकार की तरफ से। इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कि आखिर ऐसी क्या जरूरत है, ऐसी कौन सी वो इमरजेंसी चीज है जिसके लिए ये सेशन बुलाया गया है G20 के जस्ट बाद। 18 से 22 तारीख को ये स्पेशल जो सेशन है वो बुलाया गया है। और मैं लगातार आपको अपने प्रोग्राम्स में बताती रही हूं कि G20 के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार कोई बड़ा फैसला ले सकती है, कुछ ऐसा सामने निकल कर आ सकता है जो शायद एक्सपेक्ट ना किया गया हो। और ये भी इसके साथ साथ हमें याद रखना चाहिए कि ईडी के जो हेड हैं संजय मिश्रा, उनका कार्यकाल भी 15 तारीख को खत्म हो रहा है। 2 इलीगल एक्सटेंशन उनको दिए गए जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, और अब 15 तारीख को वो जो तीसरे जो मियाद मांगी गई थी वो भी खत्म हो रही है। क्या और कुछ इसमें हो सकता है? 18 से 22 तारीख को ऐसा सरकार क्या करने जा रही है जिसके लिए उसने स्पेशल सेशन जो है पार्लियामेंट का बुलाया? ये एक बड़ा सवाल है। इस सबके बीच जहां ये मीटिंग चल रही है, बैठक शुरू होगी 31 और 1 को, तमाम दल वहां इकट्ठे हैं। जो रिपोर्ट आई है OCCRP की और जो द गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ जो ये रिपोर्ट शेयर की गई है, उससे एक बड़ा धमाका हुआ है। अब से पहले हमने देखा था जयराम रमेश ने और बाकी जो कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि बाकी जो इस पर से पर्दाफाश होगा वो राहुल गांधी करेंगे। और अभी तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वहीं पर लगा हुआ है। अब से कुछ ही देर में गांधी इस पूरी रिपोर्ट को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि गौतम अडानी को लेकर अगर सबसे ज्यादा कोई हमलावर रहा है पार्लियामेंट से लेकर पार्लियामेंट के बाहर, तो वो राहुल गांधी ही हैं। वही एक ऐसा चेहरा है जो लगातार नरेंद्र मोदी के साथ अडानी की बात करते रहे हैं। गौतम अडानी को लेकर एक जो बड़ी खबर जो सारा बता रही हूं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद OCCRP की रिपोर्ट ने अडानी की मुश्किलों को बहुत बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी ने शेयरों के साथ गड़बड़ी की है। OCCRP की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप ने गुपचुप तरीकों से खुद अपने शेयर्स खरीद के स्टॉक एक्सचेंज में लाखों डॉलर का निवेश कर रखा है। 2013-2018 तक अपने ही ग्रुप के शेयर्स में ये पैसा लगाया गया है। और ये बताया जा रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन जो रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट है, उस जो गार्जियन और फाइनेंशियल टाइम्स के साथ उन्होंने शेयर की है, इसमें अडानी की तरफ से किए गए ट्रांजैक्शन की डिटेल्स बाकायदा तौर पर पूरी दी गई हैं। इसमें अडानी ग्रुप के जो मॉरिशस में किए गए ट्रांजैक्शन हैं उसके बारे में भी पर्दाफाश किया गया है। इसमें यह भी बताया गया है कि ग्रुप की कंपनियों ने साल 2013-2018 तक गुपचुप तरीके से अपने शेयरों में पैसा लगाया है। आप ये देखिए कि ये कितना बड़ा पर्दाफाश है। इससे पहले जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी
तो इसको पूरी तरीके से अडानी ग्रुप ने इसको बेबुनियाद बताया था, लेकिन उसके बाद शेयरों में भारी गिरावट अडानी की देखी गई थी। और जो रैंकिंग है उनकी दुनिया के अरबपतियों में, उस रैंकिंग में भी बड़ी बड़ी इसमें देखी गई थी। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ खास मेहमान प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़ गए हैं। पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आप अक्सर हमारे प्रोग्राम में उनको देखते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में, मुंबई में तमाम राजनीतिक दल जो इंडिया गठबंधन के हैं वो जुटे हुए हैं, सबकी निगाहें वहां पर लगी हुई हैं, तमाम मीडिया के कैमरे वहां पर हैं। सब ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि इस बैठक से क्या निकल कर आने वाला है, क्योंकि पिछली बार इंडिया नाम सामने आया था और उसके बाद एक तरह से भारतीय जनता, आपको याद ही है कि किन किन नामों से फिर पुकारा गया था इंडिया गठबंधन को। अब ये जो रिपोर्ट आई है सबके बीच, इसको किस तरह से देख रहा से गले की हड्डी ये बन सकता है नरेंद्र मोदी के लिए, क्योंकि ये किसी से छिपा नहीं है कि अडानी कितने करीबी हैं नरेंद्र मोदी के और किस किस तरीके से उनको फायदा पहुंचाया गया है। देखिए बुशरा जी, जो जब सेबी का गठन हुआ उसके पहले जो संस्था थी जो कैपिटल मार्केट को कंट्रोल करती थी, वो शेयर के जो आईपीओ आते थे उसके प्राइसेस को फिक्स करती थी। जब सेबी का गठन हुआ तो सेबी का गठन के बाद ये अधिकार दिया गया, सेबी ने ये अधिकार दिया कंपनियों को कि आप ओपन मार्केट में प्राइसेस आप फिक्स करेंगे, हम फिक्स नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये है जो शेयर होल्डर है और कंपनी है वो आपस में डिमांड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटर्मिनेशन एक पॉलिसी चलती है जो सेबी के गठन के बाद हुई। सेबी का जो दूसरा मुख्य उद्देश्य था कि जो स्मॉल इन्वेस्टर्स हैं उनके जो हित हैं उनका हित साधन कैसे हो, यह सेबी का मूल उद्देश्य था। आप जानती हैं कि जो कंपनियां होती हैं उसमें 25% से ज्यादा प्रोमोटर की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था कि अगर 25% से कम प्रोमोटर की होल्डिंग होगी तो उसका कमिटमेंट कंपनी से नहीं होगा। अगर 5% की शेयर होल्डिंग होगी तो कंपनी नुकसान में होगी और छोड़ के भाग जाएगा। तो कम से कम 25% हो। 75% से ज्यादा इसलिए ना हो कि अगर 75% से ज्यादा उसकी शेयर होल्डिंग होगी तो वो शेयर प्राइसेस को मैनिपुलेट कर पाएगा। इसलिए यह नियम बनाया सेबी ने कि 25% या उससे ज्यादा स्मॉल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए। अब इनका उल्लंघन किया अडानी ग्रुप ने, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने भी बताया और अब जो रिपोर्ट आई उसमें भी पता चला। देखिए, अगर आप ये सेबी को और स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म कंपनी कर दे कि हमने 1% की भी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, अगर 75% से नीचे है वो, और उसके बाद कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां जो समस्या हुई कि आपने 75% से ज्यादा भी शेयर होल्डिंग की, स्टॉक एक्सचेंज और सेबी को भी इन्फॉर्म नहीं किया। इसका मतलब यह है कि आपने स्मॉल इन्वेस्टर्स को भी इन्फॉर्म नहीं किया। इसका माने प्राइस मैनिपुलेटिव जो एक संभावना थी उसको आपने पूरी तरह से प्रबल कर दिया। अच्छा, हिंडनबर्ग में जो दूसरी एक बहुत बड़ी चीज निकल के आई, आपको याद होगा सत्यम का केस हुआ था। सत्यम के केस में जो मुख्य मुद्दा था वो ये था कि जो उनके प्रमोटर्स थे उन्होंने अपने जो शेयर्स थे उनको प्लेज करके मार्केट से लोन लिया हुआ था। अब मान लीजिए प्रमोटर के पास 30% की शेयर होल्डिंग है और 30% की शेयर होल्डिंग को वो शेयर्स को प्लेज करके और पैसा मार्केट से बैंक से उठा ले। तो जब वो कंपनी डिस्ट्रेस में आई तो ये पता चला कि प्रमोटर के पास तो कोई शेयर ही नहीं है, सारे के सारे तो बैंक में प्लेस्ड हैं। तो सेबी ने ये नियम बनाया कि जब आप कोई लोन लेंगे और शेयर्स को प्लेज करेंगे उसकी इंफॉर्मेशन भी आप सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को दी जाएंगी। इस पर्टिकुलर केस में जो फॉरेन बैंक से लोन लिया गया उसमें जो शेयर प्लेज की गए उसके भी इंफॉर्मेशन सेबी और स्टॉक एक्सचेंजेस को नहीं दिए गए। तो देखिए, और एक बहुत बड़ा जो आरोप लगा है वो है इनसाइडर ट्रेडिंग का। इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है, अगर मान लीजिए आप सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैं या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं जो लिस्टेड कंपनी है, तो जो सूचना आपके पास है अगर उसको आप अपने रिश्तेदारों को बता के शेयर प्राइसेस से उनको फायदा उठवा देंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग। और आपको याद होगा रजत गुप्ता को एसईसी ने बहुत बड़ी सजा दी थी, जबकि रजत गुप्ता एक बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और बड़ी बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर थे। इसका मतलब यह है कि आपने जब नियमों का उल्लंघन किया और सेबी ने नियमों का उल्लंघन होने दिया, और जब यह रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह जो इनसाइडर ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन है
ये 2014 से सेबी के संज्ञान में है। अगर सेबी के संज्ञान में हो और सेबी इसकी जांच कर रही थी, तो इनसाइडर ट्रेडिंग में जो उन्होंने एनालिसिस की और इंक्वायरी की, उसका क्या रिपोर्ट हुआ, कैसे उन्होंने दंडित किया। उसके बाद देखिए जो और ज्यादा समस्या हुई, जब ये और पैसा रेस करने के लिए अडानी ने पैसा मार्केट से रेस करने की कोशिश की, 3200 रुपए में प्राइसेस कोट किए गए कि 3200 रुपए में लोग अप्लाई करें, और सेकेंडरी मार्केट में शेयर प्राइस 1600 रुपए था। अब आप कुछ बताइए बुशरा जी, अगर कोई चीज मार्केट में 1600 की उपलब्ध है और एक सरकारी जी। संस्था उसको मार्केट में 3200 रुपए खरीदने की बात कर रही है, इसका मतलब बहुत मुद्दा गलत है। इसका माने जो एलआईसी के, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में स्मॉल इन्वेस्टर्स का पैसा लगा हुआ है, उनके पैसे को आपने जोखिम में डाला। और आप अगर एसबीआई के और एलआईसी के चेयरमैन हैं, तो आपका ये खुद का पैसा नहीं है, ये जनता का पैसा है, ये मेरा और आपका पैसा है। मेरे पैसे पे अमानत पे खयानत करने का अधिकार किसी भी एसबीआई या एलआईसी के चेयरमैन को नहीं है, और क्योंकि आपने किया तो आप एक आपराधिक षड्यंत्र में शामिल हैं। तो देखिए ये प्रकार का जो रहस्योद्घाटन हो रहा है, इसका मतलब यह है कि जो पॉलिटिशियंस का पैसा है वो अडानी ग्रुप में गया, ब्लैक मनी जनरेट हुआ, विदेश गया, शेल कंपनीज के माध्यम से वापस आया, प्राइसेस को आपने मैनिपुलेट किया, और सेबी को इसकी इंफॉर्मेशन थी लेकिन सेबी ने इस पे कोई कदम नहीं उठाया। इसका मतलब यह है कि सरकार का, सेबी का और पूंजीपतियों का जो एक षड्यंत्र है वो कामयाब हो गया। बिल्कुल, और ये भी कहा जा रहा है कि 2013 में सेबी ने इसकी जांच करनी शुरू की थी, और 2014 के बाद जाहिर सी बात है सरकार बदली, और उसके बाद क्या कुछ हुआ होगा वो सबके सामने है, ये वहीं पर रुक गया ये मामला। और जो ये रिपोर्ट है वो ये दावा कर रही है कि मॉरिशस के जरिए ट्रांजैक्शन, और अडानी ग्रुप को लेकर ये दावा जो कर रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि अडानी ग्रुप के आंतरिक मेल को देखा है, और उसी में इस बात का ये पर्दाफाश हुआ है कि ओसीसीआर जो है उसने ये खुलासा किया है कि दो नाम उसने लिए हैं इसमें, कि किस तरह से अडानी ग्रुप के वो करीबी हैं और कैसे उनके जरिए जो है वो पैसा इन्वेस्ट कराया जा रहा था। एक तरफ तो आप ये देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी की, ये कहा जा रहा था कि 2014 से पहले कैसे काला धन जो है वो वापस लाया जाएगा जो बैंकों में है, और कैसे इल्जाम लगाया जा रहा था उस वक्त की यूपीए सरकार पर। और अब आप ये देखिए कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। इस रिपोर्ट में जिस तरह के पर्दाफाश हुआ है, आपको लग रहा है कि अभी राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, उससे पहले कांग्रेस ने के दूसरे नेता उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अब ये बिल्कुल सरफेस पर है। क्या आपको लग रहा है कि बड़ा मौका है ये विपक्ष के पास यहां सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि अडानी और मोदी के रिश्तों को लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर रही है, राहुल गांधी हमलावर रहे हैं। देखिए बुशरा जी, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये इशू है जो कि देश की छोटी जनता, छोटे निवेशकों के भविष्य से संबंधित है। मैं आपको बताता हूं इंडस्ट्री ब्लैक मनी कैसे जनरेट करती है, और जो सिक कंपनीज होती हैं उनके लोन राइट ऑफ होते हैं वो कैसे होते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बताता हूं। एक कंपनी ने, पब्लिक लिस्टेड कंपनी ने मार्केट से पैसा उठाया, स्मॉल इन्वेस्टर का पैसा उठाया, 100 रुपए में उसने रॉ मटेरियल खरीदा और दिखाया, जो बिल बनाया वो 120 रुपए का बनाया। जब माल उसने बेचा तो 200 रुपए बेचा और दिखाया 160 रुपए का बेचा। इसका मतलब यह है कि ओवर इनवॉइसिंग, अंडर इनवॉइसिंग की वजह से कंपनी तो सिक हो गई, लेकिन जो ब्लैक मनी जनरेट हुआ वो प्रोमोटर के पास चला गया, जो बहुत सारी कंपनी में हुआ है। आप देखिए जो 13-14 लाख करोड़ के राइट ऑफ हुए हैं, कंपनी सिक हुई है, प्रमोटर सिक नहीं हुआ है। अनिल अंबानी के शानो शौकत में कोई कमी नहीं है, चाहे उनकी कंपनी जो है वो बिल्कुल दिवालिया हो गई हो, बैंकों ने उनके लोन
तो अब लग रहा है कि शायद प्रोफेसर अखिल स्वामी जो हैं उनसे बातचीत शायद बीच में रुक गई थी। जी सर, आप। हाँ देखिए बुशरा जी, जो समस्या है, ये जो ब्लैक जी। मनी जनरेट हुआ अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग से, ये भी इसमें एलिज्ड है। अडानी ग्रुप ने ये भी किया है, अंडर इनवॉइसिंग ओवर इनवॉइसिंग की है, मनी लॉन्ड्रिंग तो की ही है, लाखों करोड़ों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, फेक एंटिटीज क्रिएट की गई हैं, शेल कंपनीज क्रिएट की गई हैं, और ये सारी चीजों की नॉलेज सेबी के पास थी। अच्छा, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया सेबी को, आज जो सेबी रिपोर्ट दे रही है, कह रही है कि हाँ गड़बड़ी तो हुई है, लेकिन हम डिटेल्स नहीं स्थापित कर पाते क्योंकि बहुत सारी ऐसी सूचनाएं जो हमको नहीं मिल रही, बार बार मांगने से नहीं मिल रही। तो ये तो पहले से पता था, ये इंफॉर्मेशन ईडी को मिलेगी, ये आपकी जो जांच एजेंसीज हैं उनको मिलेगी। तो राष्ट्रहित में बुशरा जी क्या आवश्यक है? देखिए, राष्ट्रहित में ये आवश्यक है, देश की जनता के हित में ये आवश्यक है। अब इसमें कितना इंडिया को फायदा होगा, कितना मोदी जी को नुकसान होगा, वो तो चलिए, हम लोग राजनीतिक लोग नहीं है, हमको उससे बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे उन जी। देश के 4-5 करोड़ लोगों की चिंता है जिन्होंने सरकारी इन कंपनियों में पैसा लगाया है, जो सेबी पे पूरा विश्वास रखती हैं, स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी लॉ बोर्ड पे विश्वास रखती हैं, जो ये मानती हैं कि उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकारी कंपनी काम करेंगी। अगर ये कंपनियां जानबूझ के देखे बूझे भी अगर कार्रवाई नहीं करेंगी और कोई रेगुलेशन नहीं करेंगी, इसका मतलब जनता का जो पैसा शेयर मार्केट में लगा हुआ है या बैंक में लगा हुआ है या एलआईसी में लगा हुआ है, वो खतरे में है। तो मेरे लिए वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। और बाकी अगर इस प्रकार से जो राजनीतिक लोग हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो एजेंसीज हैं, उनके बीच में त्रिगुट बना के अगर वो देश की जनता को लूटता है, तो ये देश के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। बिल्कुल। और इस पर हम बात करेंगे क्योंकि अब से कुछ ही देर में राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसी मामले पर करने जा रहे हैं। लेकिन उस सबके बीच हमें जो महाराष्ट्र में जो इंडिया गठबंधन की जो मीटिंग हो रही है वो बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि उसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, किस तरह से आप जो ये बैठक जो चल रही है, तमाम दल वहां पर पहुंच चुके हैं, कल शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बड़ी बड़ी बातें कही गई, 28 दलों की बात की गई, वो 2 दल कौन से हैं इस पर से पर्दा अभी नहीं उठा है। क्या उम्मीद की जाए, क्योंकि बेंगलुरु की जो बैठक हुई थी उसमें नाम आया था इंडिया गठबंधन का, इंडिया नाम जो रखा गया था, उसके बाद हमने देखा था कि किस तरह से एक बौखलाहट नजर आई थी भारतीय जनता पार्टी में, और खुद नरेंद्र मोदी ने उसे घमंडिया, इंडियन मुजाहिदीन, पीएफआई और किस किस से उसको जोड़ दिया था। और अब ये जो तीसरी बैठक होने जा रही है, इससे हम क्या उम्मीद रखें? देखिए बुशरा जी, अगर इंडिया का जो गठबंधन का स्वरूप है उसको और एनडीए के गठबंधन के स्वरूप की तुलना करिए। देखिए, इंडिया जो है वो वास्तविकता में इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है। इसमें ममता बनर्जी हैं जो बंगाल से बिलोंग करती हैं, इसमें नीतीश कुमार लालू हैं जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं, अखिलेश हैं जो उत्तर प्रदेश से, स्टालिन जो हैं वो तमिलनाडु से हैं, सीधा रमैया और डीके शिव कुमार हैं जो कर्नाटक, इसका मतलब ये है केरला से हैं। तो इसका मतलब ये है कि देश का पूरा प्रतिनिधित्व और सबका कद एक बराबर है। आप ये नहीं कह सकते कि कोई इतना टॉल लीडर है कि बाकी जो है बौने हो गए हैं। जब इंडिया, आप एनडीए की बात करती हैं तो आपको केवल एक स्टेट का रिप्रेजेंटेशन दिखाई पड़ता है। जब आपने देखा, जब उनका मीटिंग हुई, एनडीए की मीटिंग हुई, तो देखिए एक हिंदुस्तान का कल्चर क्या है, अगर होस्ट आपको मैं गेस्ट की तरह बुलाऊं और या मुझे बुलाएं, गेस्ट को आवभगत करता है होस्ट, होस्ट माला पहनाएगा ना गेस्ट को। आपने एनडीए की मीटिंग जो देखी उसमें सब लोग जितने गेस्ट थे वो होस्ट को माला पहना रहे थे, वो मोदी जी को माला पहना रहे थे। इसका मतलब यह है कि एक नेता अपने को सब गठबंधन से ऊपर मानता है, देश से ऊपर मानता है और राजनीति से ऊपर मानता है। आप ये चीज इंडिया में नहीं देखेंगी। इंडिया जो है वो टोटल इंडिया का, देखिए हमारे देश की जो सबसे सुंदरता है, जो सबसे बड़ी सुंदरता है, वो है विविधता। तो इस गठबंधन में तमिल को भी उतना ही सम्मान है, तेलुगु को भी उतना सम्मान है, उर्दू को भी उतना सम्मान है, हिंदी को भी है, भोजपुरी को भी है, बंगाली को भी है, गुजराती को भी है। इसका मतलब यह है कि एक ऐसा गठबंधन है जिसमें सब इक्वल्स हैं। और जो एनडीए का गठबंधन है उसमें इकट्ठा करने के लिए तो आपने कर दिए, लेकिन 2 बड़े बड़े पूंजीपति कौन? गुजराती।
दो सबसे बड़े राजनीतिज्ञ कौन? गुजराती। तो इसका मतलब यह है कि इसमें गुजरात का डोमिनेशन है। और तो ये असल में जो इंडिया की एक मूल भावना, जो आइडिया ऑफ इंडिया है, उसका रिप्रेजेंटेशन अगर कोई करता है तो ये इंडिया गठबंधन करता है। एनडीए गठबंधन तो एक प्रकार का गुजराती प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। बिल्कुल। ये 18 से 22 तारीख का जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया है, अभी मॉनसून सेशन खत्म हुआ है, फिर शीतकालीन सत्र होना है, और इस सब के बीच G20 समिट है, उसके जस्ट बाद 18 से 22 तारीख को ये स्पेशल सेशन बुलाना और उसके लिए एक अजीब सी बात करना कि अमृत काल में हमें कुछ बातें हैं, कुछ डिस्कस करनी है, ये सारी बातें कहना कि ये मॉनसून सत्र में भी डिस्कस हो सकती थी। आखिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई है कि ये सेशन बुलाया गया है? क्या आपको लग रहा है कुछ ऐसा पक रहा है जो 18 से 22 तारीख के बीच में हमारे सामने आ सकता है, जिसकी बात लगातार हो रही है कि कुछ बड़ा भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और जिस तरह से एक घबराहट, एक डर जो है साफ तौर पर दिख रहा है जब से ये इंडिया गठबंधन में इतनी एकजुटता आई है और लगातार दल जो हैं इसमें और सम्मिलित होने के लिए चाहते हैं कि इसमें शामिल हो, और तो क्या आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा हो सकता है? देखिए बुशरा जी, ये मैं एक कल्पना कर रहा हूं। मैं सोच रहा हूं कि ऐसी रणनीति, ऐसे परिस्थिति में मोदी जी से उनकी वर्किंग स्टाइल है वो क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये सारी राजनीतिक घटनाएं घट रही हैं, मुझे लगता है उस सेशन में, मैं गलत भी हो सकता हूं, सही भी हो सकता हूं, मुझे लगता है हिंदू राष्ट्र की घोषणा करेंगे। इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं आप? इसलिए अब पोलराइजेशन पूरी तरह से फेल हो गया है, अब नैरेटिव फेल हो गया है। अब हिंदुओं के अंदर भी एक काउंटर नैरेटिव बन रहा है कि ये जो हो रहा है भेदभाव क्रिश्चियनों के साथ, मुसलमानों के साथ, सिखों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, ये काम नहीं कर रहा है। ये लॉ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से काम कर रहा है, काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है। और जो जिस प्रकार की जातीय जनगणना हो रही है बिहार के अंदर, और जिस प्रकार से बैकवर्ड कंसोलिडेशन हो रहा है, आदिवासी और शेड्यूल ट्राइब कंसोलिडेशन हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है, पॉलिटिकल सिचुएशन में डाल रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो मोदी जी की स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, जिस चीज को आप कहें कि नहीं हो सकता, जनता कहती थी कि कॉमन सेंस में एक सेनर वॉइस ये कहेगी 370 नहीं हटना चाहिए, नहीं हटा सकते, हटा दिया। तो एक प्रकार का ये शॉक ट्रीटमेंट होगा, और इस शॉक ट्रीटमेंट से जो इंडिया गठबंधन है वो नहीं झेल पाएगा इसको, क्योंकि उस समय जो ग्रामीण जनता है उसको पता तो चलेगा एक साल के बाद कि जब हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उसके बाद नौकरियां नहीं मिलेंगी, उसके बाद जो है बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। लेकिन एक जो दिमाग के अंदर जो एक सुप्त हो गई थी चीजें, एक सो गई थी, एक जो एक उत्तेजना सो गई थी, उसको जगा दिया जाएगा। देखिए हमने आपको हिंदू राष्ट्र दे दिया। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरी एक हाइपोथेटिकल एक कल्पना है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यही होगा। बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं आप, ये बहुत ही एक तरह से सेंसेशनल, ये एक तरह से बात है जो आप बोल रहे हैं। इसके अगर सिर्फ ये बात हम अपने एक सेंटेंस के हिंदू राष्ट्र की घोषणा, तो फिर उसके साथ और जो बहुत सारी चीजें आती हैं, ये एक लोकतांत्रिक देश है, ये संविधान से चलने वाला देश है, ये धर्मनिरपेक्ष देश है, यहाँ पर हर जबान, हर मजहब के मानने वाले लोग हैं। और जब मोदी जी भी बाहर जाते हैं तो वो यही कहते हैं दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और वो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, गांधी के सिद्धांतों की बात करते हैं। तो ऐसे में एकदम से क्या इतना बड़ा ऐलान, या फिर कुछ और ये भी कहा जा रहा है कि लोकसभा के इलेक्शन जल्दी कराए जा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा अटपटा इसलिए लगता है कि अगर अभी लोकसभा के इलेक्शन अगर दिसंबर में कराने की बात कही जाती है तो ये तो खुद मोदी के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है, क्योंकि अभी जो उनकी सिचुएशन है, जिस तरह से डबल एंटी इनकम्बेंसी है उनके लिए राज्यों में और केंद्र में, तो जाहिर सी बात है ये तो उनके लिए आत्मघाती कदम हो सकता है 2004 की तरह। लेकिन क्या आपको लग रहा है क्या संजय मिश्रा को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है? जो रिपोर्ट द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की थी कि एक सीआईओ जो है वो बनाया जा सकता है, एक पोस्ट, और जिसमें ईडी और सीबीआई जो है उसके ऊपर एक और हेड, और वो उनको रिपोर्ट करेगा, क्या उसको लेकर कुछ हो सकता है? नहीं, उसके लिए पार्लियामेंट सेशन की क्या आवश्यकता है? अगर संजय मिश्रा का मामला हो या पार्लियामेंट इलेक्शन जो है वो जल्दी कराने की आवश्यकता हो, उसके लिए सेशन की क्या आवश्यकता है?
खुद जाके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से कह देंगे कि इलेक्शन को प्रीपोन कर दीजिए। देखिए मुझे ऐसा लगता है क्योंकि ये दोनों चीजें साथ साथ होंगी। ये देखिए मेरी कल्पना है, तो ये मत कहिएगा कि कल्पना आपने क्यों की, कि कल्पना तो हो सकती है, कल्पना मैं कर सकता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो उनकी वर्किंग स्टाइल है वो इलेक्शन भी प्रीपोन करेंगे और हिंदू राष्ट्र की घोषणा भी करेंगे, क्योंकि बाकी चीजों के लिए कोई सेशन बुलाने की आवश्यकता नहीं है। ये ऐसी चीज होगी जिसे कहते हैं ना शौक, जब एक बिल्कुल जनता को, और ये हुआ 370 हटाया, जो विरोध कर रहा है वो जो है देशद्रोही है। 370 के हटाने पे भी देखिए किसी की हिम्मत नहीं हुई, मैंने कर दिया। देखिए हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। अब ये तो 10 साल बाद पता चल रहा है ना सर्जिकल स्ट्राइक में जो सतपाल मलिक कह रहे हैं, लेकिन उसमें 10 साल तो निकल जाएंगे ना, 5 साल निकल जाएंगे। हिंदू राष्ट्र का क्या होगा क्या नहीं होगा, विश्व कैसे रिएक्ट करेगा। लेकिन देखिए ये लोकतांत्रिक वगैरह चीजें जो है, पहले ही कोई कह चुका है संविधान बदलने की आवश्यकता आ गई, तो अगर नया पार्लियामेंट बना के, हिंदू राष्ट्र बना के एक हिंदू संविधान बन जाएगा तो उसके लिए लोकतंत्र की क्या आवश्यकता है? फिर कह देंगे लोकतंत्र की आवश्यकता देश के लिए अच्छा नहीं है, लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता देश के लिए अच्छी नहीं है, यहां तो मनुवाद चलेगा, यहां तो मनुस्मृति चलेगी, केवल सवर्णों का राज्य होगा और बाकी आदिवासी दलितों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है, मुसलमानों को और क्रिश्चियनों को पढ़ने की आवश्यकता क्या है? वो सेवा करें और सवर्ण राज करें देश के अंदर, तो संविधान भी बदल सकते हैं। ये मेरी कल्पना है। जी, जी। जाहिर सी बात है, ये कल्पना है और ये कल्पना जो है बेहद खौफनाक है, बहुत डराने वाली है और बहुत चिंताजनक है। बिल्कुल, क्योंकि शायद इस सब के लिए देश का कोई भी नागरिक अभी मुझे लगता है इसके लिए तैयार नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन ये जरूर है, लगातार इस बात का खदशा, इस बात को कहा जा रहा है कि G20 का वेट किया जा रहा है और G20 के बाद कुछ बड़ा जरूर हो सकता है देश में। और ये जो एक खामोशी है, ये बिल्कुल। जी। और अभी हमारे साथ सीधा राजीव जी शायद अभी जुड़ेंगे, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वहां क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि थोड़ा डिले हो गया है राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और 4:40 4:45 तक उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी, क्योंकि पहले ही 5 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन उसके बाद उसको प्रीपोन किया गया और अब लग रहा है कि अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी होने जा रही है। और अब से कुछ ही देर में राजीव जी हमारे साथ जुड़ेंगे। राजीव जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? राजीव जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? प्रशांत प्रशांत जी मेरे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए, मुझे लग रहा है कुछ सेकंड नहीं का सुन वक्त लग रहा है नहीं, उनको। जी, जी, उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, थोड़ा सेटअप वो लगा रहे हैं, लेकिन हमारी पूरी टीम जो है वो मुंबई में मौजूद है। आपको तमाम अपडेट्स हम लगातार देंगे, स्पेशल प्रोग्राम्स वहां से किए जाएंगे और हमारे जो टीम के वरिष्ठ सदस्य हैं, राजीव जी, प्रशांत जी और शकील अख्तर जी, वो वहां पर मौजूद हैं और वो आपको तमाम वहां से अपडेट जो है वो देते रहेंगे। और कोशिश करेंगे एक बार फिर से, उसके अगर नहीं उन तक मेरी आवाज पहुंची तो फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं प्रोग्राम। प्रशांत जी, आपको आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए। हाँ जी, मिल रही। लेकिन जी, अच्छा प्रशांत जी, बहुत कुछ हो रहा है आज। एक तो महाराष्ट्र में जाहिर सी बात है जिसके लिए आप वहां मौजूद हैं, वो मीटिंग, उसमें बहुत सारी चीजों का ऐलान होना है, एक रूपरेखा तैयार होनी है इंडिया गठबंधन की, उसको लेकर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर इंतजार हो रहा है, जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर, और 18 से 22 तारीख के बीच स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया है सरकार की तरफ से। क्या कुछ देख पा रहे हैं आप? क्या कुछ वहां पर हो रहा है अभी फिलहाल? देखिए बुशरा, आज भारत की राजनीति का बहुत बड़ा दिन है और सुबह सुबह रिपोर्ट आई, जो हिंडनबर्ग 2 की रिपोर्ट आई, और उसके बाद जब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुला लिया गया,
उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पे जो मुंबई में मैं खड़ा हूँ, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हो रही है और अभी कुछ देर मुझसे मेरे पीछे जो आप देख रही हैं वहाँ पे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। जी जी, मेरी आवाज़ इको हो रही है। लेकिन लेकिन हम तक आपकी आवाज ठीक आ रही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी, तो बुशरा मसला ये है कि देखिए बहुत सारी जो पैनिक रिएक्शन में मुझे लग रहा है कि सरकार काम कर रही है और आम तौर पे हम देखते हैं कि पार्लियामेंट का जब नया सेशन आता है तो प्रेसिडेंट हाउस से कम्युनिके आता है और कैबिनेट इसको अप्रूव करता है। अचानक पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर का ट्विटर के ज़रिए अनाउंसमेंट हुआ, ये भी बड़ी आश्चर्यजनक बात है और उसमें कोई लेजिस्लेटिव एजेंडा नहीं है कि कौन से बिल आने हैं, किस प्रपोजल पे, किन प्रस्तावों पे डिस्कस होना है, कुछ नहीं है। एकदम पर्दा पड़ा हुआ हर चीज़ पे और इसको लेकर बहुत स्पेकुलेशन है कि क्या मंशा क्या है इस पार्लियामेंट सेशन को बुलाने की। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। जी जी, जाहिर सी बात है, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। आपकी आवाज हम तक ठीक आ रही है और आपको हो सकता है एको महसूस हो रहा हो। और जाहिर सी बात है कि जब संसदीय कार्य मंत्री जो है प्रहलाद जोशी, उन्होंने जब सोशल मीडिया के जरिए ये बताया कि संसद का स्पेशल सेशन जो है वो 18 से 22 तारीख को बुलाया जा रहा है और उसमें 5 बैठकें होनी हैं। अमृतकाल के बीच आयोजित होने वाले इस विशेष सत्र के दौरान संसद में सार्थक चर्चा को लेकर हम लोग आश्वासित हैं, ये कहा गया है प्रहलाद जोशी की तरफ से। और जाहिर सी बात है कि ये बहुत अजीब सी बात है कि किस तरह से इतनी बड़ी बात का अनाउंसमेंट किया गया है। प्रशांत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो कि इस सबसे पहले नजर तो हमारी है कि क्या आज होने जा रहा है इंडिया गठबंधन की आज की बैठक में। आपसे थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी, उस पर भी हमारी नजर है। कल क्या कुछ होगा वो तमाम अपडेट हम अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन ये जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है, इसको लेकर बहुत सारी आशंकाएं जो हैं वो जताई जा रही हैं। आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? देखिए बुशरा, इस वक्त जब सरकार की तरफ से कुछ भी नहीं बताया गया है तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि क्या वजह है, क्योंकि आमतौर पर पार्लियामेंट का सेशन जब बुलाया जाता है तो कोई ना कोई एजेंडा सामने आता है। कोई एजेंडा सामने नहीं है, बहुत तरीके की बातें हो रही हैं। कश्मीर का इशू सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि इलेक्शन कब कराएंगे। पार्लियामेंट वहाँ के प्रेसिडेंट रूल की जो अवधि है वो 3 साल से ऊपर की हो चुकी है, वो भी संवैधानिक रूप से ठीक नहीं है। जिस तरीके से 15 सितंबर को संजय कुमार मिश्रा का जो है वो रिटायरमेंट कंप्लीट हो रहा है और इस बीच लगता है कि राहुल गांधी मेरे पीछे आ गए हैं और काफ़ी वहाँ पे हलचल दिखाई दे रही है जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और राहुल गांधी वहाँ पे आ चुके हैं और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करेंगे, आने वाले हैं। अच्छा, मुझे बताया गया कि आने वाले हैं क्योंकि वो मेरे पीछे हो रहा है सारा घटनाक्रम। तो राहुल गांधी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज, ये अडानी के मुद्दे पर है और जैसा हम देख रहे हैं सुबह से 2 बड़े इंग्लैंड के अखबारों ने एक खबर छापी है और वो ऑर्गेनाइज क्राइम रिपोर्टर्स का कॉरेस्पोंडेंट्स का कंसोर्टियम है जिसने अडानी के इनसाइडर ट्रेडिंग में नए सबूत सामने रखे हैं और उसको लेकर बहुत स्पेकुलेशन है, बहुत सी बातें हो रही हैं और मोदी सरकार अडानी को कब तक बचा पाती है ये भी देखना होगा क्योंकि और इसी मुद्दे पर राहुल गांधी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बुशरा जी, क्या आपको लग रहा है कि मुंबई की इस बैठक के दौरान एक तरह से बैठे बिठाए एक मौका मिला है कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को? जाहिर सी बात है, ये पता है कि किसका संरक्षण प्राप्त है और इस सबके बीच ये रिपोर्ट आना और उस रिपोर्ट में जिस तरह से पर्दाफाश किया गया है, जिस तरह से अनियमितताओं के बारे में बताया गया है और वो तमाम चीजें जो इस तरह से खुलकर बताई गई हैं दूसरी रिपोर्ट में,
ये बहुत मुश्किल पैदा कर सकती हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए। और एक बार फिर से राहुल गांधी लगातार अडानी को लेकर हमलावर होते रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर, और अब ये इसका रिपोर्ट का आना, क्या आपको लग रहा है कि इस दौरान एक और मौका, और ये मौका नहीं है बल्कि एक बहुत ही सेंसिटिव बात है और ये आम जनता से जुड़ी हुई बात है कि किस तरह से उनके पैसे का दुरुपयोग हुआ है? देखिए, निश्चित तौर पे नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से, बीजेपी और नरेंद्र मोदी सरकार, ये तीनों बहुत दबाव में इंडिया गठबंधन से। और आज जब रिपोर्ट आई है हिंडनबर्ग के बाद का जो दूसरी कड़ी आई है, उस दूसरी कड़ी से लगता है कि सरकार एकदम बुरी तरीके से हिली हुई है। और अडानी के सारे स्टॉक्स देखिए 3% 4% नीचे गिरे हैं उनकी सारी कंपनियों के। और ये जो पार्लियामेंट का सेशन अचानक बुलाया गया है, मुझे लगता है कि ये इसी रिपोर्ट के आने का कोई ना कोई इससे ताल्लुक है। और वो अभी हमको 1-2 दिन में या कल सुबह तक साफ होगा कि क्या असली वजह है पार्लियामेंट का ये सेशन बुलाए जाने की। लेकिन ये बहुत साफ है कि दबाव नरेंद्र मोदी महसूस कर रहे हैं। बहुत सी बातें चल रही हैं, चुनाव की जल्दी घोषणा होने की बात भी चल रही है, कश्मीर की बात चल रही है। संजय कुमार मिश्रा का जो टेन्योर है वो सुप्रीम कोर्ट से बढ़ाया गया था, वो 15 सितंबर तक ही है। और ये नया सेशन जो स्पेशल सेशन बुलाया गया है वो 18 तारीख से बुलाया गया। तो क्या ये 3 दिन के समय का क्या इस्तेमाल होगा, क्या कोई नया ऑर्डिनेंस आएगा, क्या इसमें कोई नया कानून आ रहा है, ये सब स्पेकुलेशन है। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है, तमाम स्पेकुलेशंस हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी की होने वाली है और ये तमाम स्पेकुलेशंस जो हैं वो जाहिर सी बात है जहन में आ रही हैं। कुछ स्पेकुलेशंस ऐसी हैं जो डराने वाली भी हैं, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? तो ये तमाम अभी जो है एक तरह से स्पेकुलेशंस का जो है बाजार गर्म है कि अचानक से सरकार को क्या आन पड़ी। और ये तमाम विपक्षी दल भी पूछ रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा कि ऐसी क्या इमरजेंसी है, क्या आफत है कि ये 18 से 22 का ये सेशन जो है वो बुलाया गया है। तो ये घबराहट, ये डर, ये सब कुछ साफ तौर पर नजर आ रहा है। कितना भी दिखाया जाए एक अकेला सब पे भारी, 56 इंच की बात की जाए, ये कहा जाए कि एक गुब्बारा है इंडिया गठबंधन, और वो तमाम चीजें जो है वो करने की कोशिश की जाए, लेकिन ये साफ तौर पर दिख रहा है कि इस इंडिया गठबंधन से किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार घबराई हुई है। प्रशांत जी, कल जब इंडिया गठबंधन की बैठक की रूपरेखा की पूरी तैयारी को लेकर बातचीत की जाएगी, मीटिंग्स का दौर कल चलेगा, उसी बीच महाराष्ट्र में जो गठबंधन है, जिनकी सरकार है, उनकी भी मीटिंग बुलाई गई है। तो आप ये देखें कि बेंगलुरु में जब हुई थी तब फौरन बुला दी गई थी, एक तरह से छोटे छोटे दलों को मिलाकर जो है एनडीए बना लिया गया था, एक अकेला सब पे भारी, और फिर किस तरह से तमाम दल जो है इकट्ठे किए गए थे। और अब जो है महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियां हैं, जो गठबंधन है, उसकी मीटिंग बुलाई गई है। तो ये तमाम चीजें ये दिखाती हैं, ये बताती हैं कि किस तरह से हार की, डर की घबराहट है, खासतौर पर राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर। साफ तौर पर दिख रहा है कि अगर इन 5 राज्यों में हार होती है तो 24 में फिर किस तरह से छवि पूरी तरीके से धूमिल हो जाएगी। देखिए, नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है बुशरा, उससे स्टेट से कोई मतलब नहीं है। हालांकि स्टेट का मतलब सिर्फ इतना होगा कि वो इंडिया गठबंधन के लिए मोरल बूस्टर काम करेगा अगर नतीजे उनके पक्ष में जाते हैं तो। उनका मेन मकसद 2024 का लोकसभा चुनाव है। और जो साफ दिख रहा है, एक के बाद एक घटनाएं अगर आप देखिए, 2023 से लेकर शुरुआत में जब बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आई, फिर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, उसके बाद से जो घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी पार्लियामेंट के बाहर किए गए, फिर राहुल गांधी पार्लियामेंट के अंदर आए, और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ चीज़ें ऐसी आती गई। मुझे ऐसा लगता है कि एक जो पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट होता है, वो पॉलिटिकल क्राइसिस मैनेजमेंट नरेंद्र मोदी की तरफ से हो नहीं पा रहा है। और इसलिए वो एक नई चीज़ें आजमा रहे हैं, हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। और ये जो नया पार्लियामेंट का सेशन है, वो भी उसका सबूत है
कि वो पैनिक रिएक्शन है, और वो पैनिक रिएक्शन हमेशा बुशरा ऐसा ही होता है कि जब वो राजनीतिक रूप से नुकसान देता है। चाहे वो आप इमरजेंसी की बात देख लें, चाहे वो आप उसके बाद के भी राजनीतिक घटनाक्रम की बात देखें, तो आपको हमेशा ये लगेगा कि जब भी सत्ताधारी दल ने पैनिक रिएक्शन किया है, जब भी क्राइसिस मैनेजमेंट उन्होंने ठीक नहीं किया है, तो उनको पॉलिटिकली नुकसान हुआ है। और अभी जो घटनाक्रम अगर आप देखिए तो ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट कर नहीं पा रही। चाहे आप पार्लियामेंट में उनकी स्पीच आप देख लें, चाहे आप 15 अगस्त को जो लाल किले से भाषण दिया उसको देख लें, तो कंटेंट की कमी है। अमेरिका गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नई तरीके की क्राइसिस खड़ी कर दी मोदी साहब के सामने। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा इंडिया गठबंधन की वजह से और थोड़ा उनकी अपनी पर्सनालिटी की वजह से हिला हुआ। इस बीच भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की जो एक्सेप्टेंस हुई है, वो इनके लिए और बड़ा एक सरदर्द बना हुआ है। बुशरा जी, जाहिर सी बात है, ये तमाम चीजें जो हैं वो सामने हैं। और यही देखिए कि इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले आप ये देखिए कि जिस तरह से सिलेंडर के दाम जो हैं वो कम किए गए। रक्षाबंधन तो प्रधानमंत्री को पता है कि रक्षाबंधन कब आ रहा है, और 10 सालों में 9 साढ़े 9 सालों में कई बार रक्षाबंधन आए, तब उनको बहनों का ख्याल नहीं आया। लेकिन इंडिया गठबंधन की इस मीटिंग से पहले टेंशन डाइवर्ट करने के लिए या फिर एक पॉजिटिव माहौल बनाने के लिए, या जिस भी तरीके से हम कह सकते हैं, ये 200 रुपए जो है वो दाम कम किए गए हैं। पहले लूटा गया और फिर उसके बाद उसी में से रेवड़ियां दे दी गई, जिन रेवड़ियों की बात लगातार भारतीय जनता पार्टी करती रही। अब आप ये देखिए कि उन्हीं रेवड़ियों का जो है वो एक तरह से उसी को ही प्रमोट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश से लेकर और केंद्र की सरकार तमाम जगहों पर फ्री बीज की भी बात की जा रही है, जिसको लेकर लगातार दूसरी पार्टियों को घेरा जाता रहा। और प्रशांत जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, हम लगातार बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में ये तमाम दल जो जुटे हैं, अगर हम मीडिया की खबरों की देखें तो जाहिर सी बात है वो इसके जो दरबारी मीडिया है वो उसके बिल्कुल ऑपोजिट तमाम खबरें चलाएगा। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा, इनमें से कौन है वो बड़े चेहरे, क्या सीटों के बंटवारे को लेकर बात होगी, क्या संयोजक को लेकर किसी तरह का घमासान है, आखिर कौन होने जा रहा है संयोजक, ये तमाम बातें जो हैं वो फ्लोट कर रही हैं। लेकिन इस सबके बीच बात ये भी है कि इस बार ये जरूर देखना है कि आगे का स्टेप फॉरवर्ड क्या है। आखिर इंडिया गठबंधन जो है वो आगे अब क्या करने जा रहा है, जो रूपरेखा तैयार होगी उसमें हम क्या क्या देख सकते हैं। देखिए बुशरा जी, इस समय अगर इंडिया और एनडीए का कंपैरिजन आप करें, जो जनता की एस्पिरेशंस हैं, जो देश की जनता चाहती है, उसके नजदीक कौन है ये हमें देखना है। देखिए, देश की जनता ये चाहती है, जो देश के 142 करोड़ लोग चाहते हैं, पहली चीज चाहते हैं धार्मिक विद्वेष ना हो। अगर आप धार्मिक विद्वेष फैलाने वाली बात करते हैं तो आप जनता की एस्पिरेशंस के खिलाफ काम करते हैं। दूसरी चीज जनता ये चाहती है कि बेरोजगारी कम हो और अग्निवीर जैसे योजनाएं बंद हो। इंडिया ये बात कह रही है, एनडीए ये बात नहीं कह रही है। तीसरी चीज जनता ये चाहती है कि अडानी जैसे क्रोनी कैपिटल्स को जिस प्रकार से अब ये रिपोर्ट्स आ रही हैं, आपने देश की सारी संपत्तियां सौंप दी और उसकी वजह से सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं, सरकारी नौकरियां आपने नहीं दी और सारी नौकरियां पर प्राइवेटाइज हो गई, जहां 10-12 हजार की नौकरी में हमारे युवाओं को और बच्चों को काम करना पड़ रहा है। तो देखिए जनता, देखिए आप मार्केटिंग का अगर मूल सिद्धांत समझें, अगर आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि जनता चाहती है, वो हिट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाए जो जनता पे आप थोपना चाहते हैं तो जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। थोड़े दिन स्वीकार कर लेगी, 2 टर्म में स्वीकार कर लेगी, 2014-19 में स्वीकार कर लेगी। लेकिन अगर जनता ये चाहती है कि उसके बच्चे को नौकरी मिले, महंगाई कम हो, आमदनी बढ़े और जो पूंजीपति हैं वो अमीर हो जाएं 5-6 गुना और उसके घर की आमदनी जो है आधी रह जाए, किसान को एमएसपी ना मिले, किसान की आप पूछे नहीं, तो ये एस्पिरेशंस का और स्ट्रेटेजी के बीच का तारतम्य है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक तो जो मैंने पहले आपसे कहा, जो एक आइडिया ऑफ इंडिया है, जो पूरे भारत का प्रतिनिधित्व है, वो मुंबई में हो रहा है
और दूसरी बात जी। यह है कि जो जनता चाहती है, जनता शांति चाहती है, जनता प्रेम चाहती है, जनता सद्भाव चाहती है, और ये लोग वो नहीं चाहते, ये नफरत चाहते हैं। तो नफरत चाहने वाले 30% है, मैं इससे इनकार नहीं करता, लेकिन 70% लोग ऐसे हैं जो नफरत नहीं चाहते, वो इंडिया के साथ हैं। जो नफरत चाहते हैं, जैसे मैं हिंदू हूं, मैं वो वाला हिंदू हूं जो मुसलमान, सिख, ईसाइयों से घृणा नहीं करता, और वो 30% ऐसे हिंदू हैं जो घृणा करते हैं। तो जो घृणा करते हैं उधर चले जाएं, जो घृणा नहीं करते, जो स्नेह करते हैं, जो पूरे 142 करोड़ को भारत की जनता मानते हैं, वो हमारे साथ आ जाएं। जी। तो हम इंडिया इंडिया क्या करेगा इसकी चिंता नहीं करते। मैं क्या करूंगा, मैं उस जनता, उस पार्टी के साथ जाऊंगा जो कि देश की जनता को जोड़े, 142 करोड़ को जोड़े और तोड़े नहीं। बिल्कुल, जाहिर सी बात है, और वो एक बड़ा तबका है, इसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए। और प्रशांत जी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत जी, कल का दिन भी बेहद महत्वपूर्ण है। इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं, एक रूपरेखा तैयार होनी है, बहुत सारे अहम फैसले भी होने हैं, कुछ को बता दिया जाएगा, कुछ को लेकर आगे के लिए तय किया जाएगा कि आगे जब मीटिंग होगी तो उसमें उन तमाम बातों को लेकर बातचीत होगी। क्या हम देखेंगे इस इंडिया गठ की मीटिंग में? सबकी निगाहें हैं, तीसरी अहम मीटिंग है ये, और इसमें बहुत सारी बातों को लेकर फैसला होना है। क्या कुछ हम देखने जा रहे हैं आज और कल? देखिए, अभी तो मेरे पीछे कुछ ही मिनट में राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और उसके बाद यहाँ पे बड़े नेता इंडिया गठबंधन के आ चुके हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे वो लालू प्रसाद यादव हैं, और अभी सोनिया गांधी भी आ चुकी हैं यहाँ पे, और महाराष्ट्र के लोग तो हैं ही। तो कोई 28 पार्टियाँ इस बार, यानी 2 पार्टियों का इजाफा होने जा रहा है, तो 28 पार्टियाँ इस बार रहेंगी। और जो मोटा मोटा देखिए होना है यहाँ पे, वो कहानी पटना से बेंगलोर में एक कदम आगे बढ़ी, और बेंगलोर से मुंबई में 2 कदम आगे बढ़ेगी। एक तो इंडिया गठबंधन का लोगो आज अनवील होगा, आज शाम को 7 बजे, और उसके बाद कल इन लोगों की बैठक है, और बैठक में देखिए बहुत कुछ सामने हो सकता ना दिखाई दे, लेकिन एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी, और वो कोऑर्डिनेशन कमेटी सीटों का जो मामला है उस पर विचार विमर्श करेगी, और सीटों का तालमेल बिठाने की बात होगी। दूसरी एक कमेटी बनेगी जो तमाम 28 दलों के जो सोशल मीडिया विंग है, जो कम्युनिकेशन है, उनमें सिनर्जी कैसे हो, कैसे एक रूपता हो, उनमें वो एक कमेटी बनेगी जो कि वो तय करेगी कि कैसे वो सिनर्जीज जो हैं वो क्रिएट की जाए, वो एक रूपता क्रिएट की जाए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो, और आगे का कैंपेन प्लान जो है वो तय होगा। कन्वीनर कौन होगा, ये जो माइक्रो डिटेल्स हैं वो शायद हो सकता है कि आज और कल यहाँ से ना घोषित हो, लेकिन जो बैकग्राउंड वर्क है वो काफ़ी कुछ हो जाएगा। जी, क्या 2 कौन से वो दल हैं? क्या उस पर से कोई पर्दा अभी हटा है या अभी इंतजार करना पड़ेगा प्रशांत जी? प्रशांत जी, आपको आवाज मिल रही है? तो लगता है प्रशांत जी तक मेरी आवाज अभी नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये भी सबको अभी इंतजार है कि वो 2 दल जो हैं वो आखिर वो कौन से दल हैं जो शुमार होने जा रहे हैं, क्योंकि 26 से 28 की बात कल ही कर दी गई थी शरद पवार की तरफ से, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से, और उसमें कहा गया था 28 दल। तो वो कौन से 2 दल हैं, उनका इंतजार भी है कि उन पे उस पे से पर्दा कब उठेगा। एक बार फिर से मैं कोशिश करती हूँ प्रशांत जी के पास जाने की, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां तमाम मीडिया का जमावड़ा है, शोर शराबा भी वहां बहुत है। राहुल गांधी किसी वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत कर सकते हैं और वहां से बात करना थोड़ा मुश्किल भी हो रहा होगा। प्रशांत जी, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा सवाल आपसे ये है कि वो जो 2 दल हैं, क्या उस पे से कोई पर्दा उठा है या उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा कल तक का?
लगता है एक बार फिर से उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। चलिए हम बात करने की कोशिश करेंगे। तमाम अपडेट हम आपको वहां से दे रहे हैं। आप तमाम दर्शक जो लगातार डीबी लाइव के साथ बने हुए हैं, बने रहते हैं, वो तमाम दिन आप देखिए कि इंडिया गठबंधन से जुड़ी जो तमाम अहम खबरें हैं वो हम आपको ग्राउंड जीरो से हम आपको दिखाएंगे। हमारे टीम के जो 3 वरिष्ठ मेहमान हैं, जो हमारे 3 वरिष्ठ साथी हैं, वो लगातार मुंबई में हैं और वहां से आपको तमाम अपडेट वो देंगे। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कोई आपको किसी तरह से कोई जहन में कोई नाम आ रहे हैं कि वो कौन सी 2 पार्टियां हो सकती हैं? क्योंकि अभी तक इसको लेकर सिर्फ सुगबुगाहट है। कौन होंगी वो पार्टियां? इनके नाम भी अभी सरफेस पर नहीं आए हैं। नहीं, देखिए, गैस करता हूं, एक तो राजू शेट्टी की पार्टी होगी और एक प्रकाश अंबेडकर जी की पार्टी होगी। ये मेरे गैसेस हैं। ये 2 पार्टी होंगी क्योंकि पिछली बार महाराष्ट्र के अंदर जो चुनाव हुआ था, प्रकाश अंबेडकर जी की वजह से जो कांग्रेस है और एनसीपी के काफी सीटों का नुकसान हुआ था। और राजू शेट्टी जो हैं एक बहुत बड़े क्षेत्रीय नेता हैं जो कि 1-2 सीट अपने बल पे जीतने की क्षमता रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ये 2 दल जो हैं, ये प्रकाश अंबेडकर होंगे और राजू शेट्टी होंगे। आगे ये भी कहा जा रहा है कि और हमारे दल जो है वो उनका समावेश होगा, वो दल जो है वो शामिल होंगे। क्या आपको लगता है श्रोमणी अकाली दल, आईएनएलडी, इस तरह के दल जो हैं वो भी एनडीए की तरफ, वो भी इंडिया की तरफ आ सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा कल्पनाशील हो रहा हूं। मुझे तो ऐसा लगता है आधी बीजेपी इंडिया की तरफ आ जाएगी। इलेक्शन डिक्लेयर हो जाने दीजिए। ओके, तो आपकी एस्पिरेशंस जो हैं बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आ रही हैं। एस्पिरेशंस नहीं, मैं एज ए प्रोफेसर ऑफ मैनेजमेंट एंटिसिपेट कर रहा हूँ। मेरी कोई एस्पिरेशन नहीं, मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। ऑफ कोर्स आप ये ऐसा सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। प्रशांत जी के पास एक बार फिर से जा रहे हैं। प्रशांत जी, अभी प्रोफेसर अखिल स्वामी जी ने कहा कि वो 2 कौन सी पार्टियां हो सकते हैं, उनके नाम उन्होंने बताए ऐसे हो सकते हैं। क्या इस पर से पर्दा उठा है या अभी इंतजार करना पड़ेगा कल तक का? नहीं, इस पे तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो स्वामी जी का स्पेकुलेशन है वो सही भी साबित हो सकता है। देखिए, मोटी मोटी बात यह है कि जो क्षेत्रीय दल हैं जिनका भी पैन इंडिया, पैन स्टेट कोई फुटप्रिंट है, यानी पूरे राज्य में कोई एक उनका अपने अपने राज्यों में जिस भी पार्टी का, और ख़ासकर वो पार्टियां जो कि इंडिया गठबंधन के साथ नहीं हैं, उन पार्टियों का अगर जनाधार है राज्यव्यापी, वो पार्टियां, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि वो एनडीए के साथ नहीं आएंगी। जैसे भी मायावती जी का आपने बयान देखे होंगे, तो मायावती जी ने संकेत दिया कि वो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं आएंगी। हमको इंतज़ार करना होगा दिसंबर जनवरी तक, लेकिन वो एनडीए में भी नहीं जाएंगी, ये बात तो तय है। तो इस तरीके से तमाम सारे जो दल हैं, चाहे वो तेलुगु देशम पार्टी है, चाहे वो वाईआरसीपी कांग्रेस है, चाहे वो बीजेडी है, चाहे वो बीआरएस है तेलंगाना की, ये पार्टियां भले ही किसी बिल में पार्लियामेंट में साथ दे दें तमाम वजहों से, लेकिन साथ में बीजेपी के साथ मिल के अगर इलेक्शन लड़ेंगी तो इनके जनाधार में काफ़ी जो है वो नुकसान होगा, और ये इस बात को जानते हैं। इसलिए वो भले ही वो इंडिया गठबंधन में नहीं है, लेकिन वो एनडीए में भी अभी नहीं आ रहे। ये बड़ी क्राइसिस मोदी जी के सामने है। भले ही उन्होंने अशोका होटल में पार्टी, वो एनडीए की आनंद फानन में बैठक बुला ली, जिसमें 38 पार्टियों में से 24 पार्टियां तो इलेक्शन में ही नहीं थी। अब इसी तरह से आप देखिए कि जो पार्टियों का यहाँ पे आप एक मीटिंग बुला रहे हैं, ये पार्टियां तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बनाई हैं, ये पार्टियां तो फार्म हाउस में बनी हैं, और इन पार्टियों का इन्होंने चुनाव नहीं देखा, तो इन पार्टियों की बैठक होना ना होना या क्या रणनीति बनाते हैं, ये मतलब इस पर कोई राजनीतिक दिशा आप नहीं देख सकते, क्योंकि ये भी इन पार्टियों ने जनता का जो मिजाज है उसको टेस्ट नहीं किया। अजीत पवार की जो पार्टी है एनसीपी, अजीत पवार, वो पवार साहब के साथ मिल के इलेक्शन लड़े थे। जो शिवसेना शिंदे है, वो शिवसेना शिंदे भी पूरी शिवसेना के साथ चुनाव लड़ी थी, और गुवाहाटी में जिस तरीके से हुआ हम जानते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो
जो भी राज्यव्यापी जनाधार जिन पार्टियों का है, वो पार्टियां हो सकता है बीजेपी के साथ, मोदी जी के साथ संसद में किसी बिल में दिखाई दे, लेकिन साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। इंडिया पूरा गठबंधन है, ये दरअसल तैयार हुआ है लोकसभा इलेक्शन के लिए। इससे पहले अगर हम ये सोचें कि 5 राज्यों में जो चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें सीट शेयरिंग को लेकर या उन सब को लेकर किसी तरह की कोई बातचीत होगी या उस पर लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन पैदा हो सकता है। क्या इसको बेईमानी माना जाए? और क्या ये बात सही है कि ये दरअसल लार्जर पर्सपेक्टिव के लिए ये बना है इंडिया गठबंधन, और दरअसल ये 2024 के लोकसभा इलेक्शन में किस तरह की रूपरेखा होगी, कैसे सीटों का बंटवारा होगा, कैसे तमाम चीजें तय होंगी, उस पर ज्यादा फोकस है? बिल्कुल, देखिए ये बात कई बार आ चुकी है इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए बना है। और अगर आप इन गठबंधन के दलों को देखिए तो जैसे पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस, सीपीएम और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ते हैं। पिछला चुनाव लड़ा है इन लोगों ने। कांग्रेस और वामपंथी पार्टियां केरल में एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ती हैं। तमाम सारे दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं। ये गठबंधन बेसिकली लोकसभा के लिए बना है और वो लोकसभा के लिए ही सीटों का तालमेल या जो कोऑर्डिनेशन होगा वो होना है। बाकी सब कुछ जितना है वो मीडिया का स्पेकुलेशन है और उसमें कोई सच्चाई नहीं है। ना इसमें कोई एनर्जी वेस्ट करने जा रहे हैं इंडिया गठबंधन के लोग। बिल्कुल जाहिर सी बात है। और इसी को लेकर बार बार जो है मीडिया की तरफ से जो स्पेकुलेशंस हैं, जो खबरें फैलाई जा रही हैं, और पता है कि क्यों फैलाई जा रही हैं। लगातार ये इस तरह के सर्वेस कराना, कौन होगा प्रधानमंत्री पद का चेहरा, दूल्हा कौन होगा, इस तरह की बातें करना, इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना और कहना कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। कभी केजरीवाल को लेकर कोई खबर फैला देना, तो कभी नीतीश कुमार को लेकर कोई खबर फैला देना। अभी प्रशांत जी, सबकी निगाहें हैं कि आखिर संयोजक कौन होने जा रहा है, क्योंकि एक ये बड़ी बात होती है संयोजक का पद। इसको कोई छोटा मोटा पद नहीं कहा जा सकता कि कौन होगा संयोजक। और जाहिर सी बात है मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उनका नाम है फहरिस्त में। नीतीश कुमार पहले ही मना कर चुके हैं। उनका कहना है कि वो किसी तरह के पद वद के लिए नहीं आए हैं, बल्कि उनका वो जोड़ना चाहते हैं सबको। तो इसको लेकर किस तरह की खबरें सामने आ रही हैं? देखिए बुशरा, भारत में गठबंधन की राजनीति नई नहीं है। गठबंधन की राजनीति को भी 30 साल हो चुके हैं। जनता पार्टी बनी थी, उसके बाद हमने यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट देखी, उसके बाद यूपीए की गवर्नमेंट देखी, एनडीए की गवर्नमेंट देखी। एनडीए में तो खैर नहीं ऐसा हुआ, लेकिन यूपीए की सरकारों में और खासकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकारों में एक कोऑर्डिनेशन कमेटी है जो काम करती है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है जो काम करता है। उसमें कोई व्यक्ति जो है वो उसके इर्द गिर्द चीज़ें नहीं घूमती हैं। गठबंधन की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में विचारधारा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कोऑर्डिनेशन कमेटी के इर्द गिर्द चीज़ें घूमती हैं। तो ये अब इस गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, जिसमें 11 तो मुख्यमंत्री हैं, जिसमें देश में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन 6 राष्ट्रीय पार्टियों में 3 राष्ट्रीय पार्टियां इस गठबंधन के साथ हैं, तो क्षेत्रीय दल हैं। तो ऐसी इतने पावरफुल गठबंधन में, जिसमें कि तमाम सारे नेता एक बड़े जनाधार वाले हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हैं, चाहे लालू प्रसाद यादव हैं, चाहे वो स्टालिन हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे हैं, शरद पवार हैं, इनमें किसको आप कहेंगे कि कौन किससे ज़्यादा है, कौन किससे कम है? तो इसलिए ये जो बातें हैं कि कन्वीनर कौन होगा, ये कोई बहुत अहम बात नहीं है, क्योंकि जो राजनीति की दिशा तय करनी है इस गठबंधन को, वो किसी व्यक्ति के आधार पर नहीं करनी है, वो गठबंधन की अपनी ताकत पे करनी है। और वो ताकत दिखाई दे रही है कि जितने लोग यहाँ पे हैं और जब 38 पार्टियाँ हैं। बाकी देखिए मीडिया में ये कहानियाँ फ्लोट करने का अपना एक मकसद है, उस मकसद से वो चीज़ें चलाई जाती हैं, तो वो
एक एंटरटेनमेंट है, न्यूज़ भी एक एंटरटेनमेंट की तरह देखी जाती है हमारे देश में। तो इस तरीके की कहानियाँ, स्पेकुलेशन आते रहेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि ये इस तरीके के गठबंधन में, और मैंने कई गठबंधन देखे हैं, खासकर यूनाइटेड फ्रंट का या यूपीए का या जनता पार्टी का, इस तरीके के गठबंधनों में कोई एक व्यक्ति बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम और समान विचारधारा, ये जो कॉमन ऑब्जेक्टिव है, कॉमन कॉज है, ये महत्वपूर्ण होता है। बुशरा जी, जाहिर सी बात है। और इस तरह की खबरों को विराम भी देना चाहिए और इस तरह की खबरों को हवा भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी का भी, नरेंद्र मोदी सरकार का भी यही मकसद है कि इस तरह की खबरें हों और आपस में इस तरह की खबरों को इधर से उधर किया जाए, ताकि जनता में भी कंफ्यूजन की स्थिति बने और तमाम जो हमारा सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इसी तरह की तमाम खबरें फैलाता रहता है और एक तरह से बताता रहता है कि आपस में ये जो पार्टियां हैं इनमें चेहरों की लड़ाई है और हर चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो इस तरह की बातें तमाम जो है की जा रही हैं। और अगर ये बात है भी कि भाई 11 इसमें से मुख्यमंत्री हैं इस गठबंधन में, बड़े चेहरे हैं तमाम अपने आप में, अगर उनकी अंदरूनी ख्वाहिश है भी कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते भी हैं तो इसमें कोई बुराई की बात भी नहीं होनी चाहिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, कि इसमें क्या बुराई है अगर कोई अंदरूनी ख्वाहिश रखता भी है। एटलीस्ट वो इन ख्वाहिशों को दबाकर एक मंच पर एक साथ इकट्ठा हुए हैं देश को जोड़ने के लिए। ये उनके अस्तित्व की भी लड़ाई है। उनको पता है कि अब नहीं तो कभी भी नहीं, तो अब उन्हें 2024 की लड़ाई जो है वो एकजुट होकर, एक साथ होकर लड़नी है। और 9 साल में हमने देखा है कि इस तरह से इतने सारे दल एक साथ कभी नहीं आए इस तरह से एक प्लेटफॉर्म पर। और यही वजह है कि माथे पर शिकन है नरेंद्र मोदी के, पसीना भी है, डर भी है और इसीलिए तमाम डिसीजंस लिए जा रहे हैं, तमाम मीटिंग्स का दौर जारी है। देखिए बुशरा जी, इंडिया की बात छोड़िए, अगर आप एलके आडवाणी साहब से भी व्यक्तिगत तौर पे अंदर जाके पूछें क्या प्रधानमंत्री अभी बनना चाहते हैं, मुरली मनोहर जोशी जी से पूछें, नितिन गडकरी जी से पूछें, राजनाथ सिंह जी से पूछें, केवल चारों को यह आश्वासन दे देंगे, मोदी जी और अमित शाह को नहीं बताएंगे, चारों कहेंगे हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। देखिए ये एस्पिरेशन तो एनडीए में भी है, इंडिया में भी है। हर आदमी, हर व्यक्ति जो राजनीति में है वो चाहता है कि चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन अब सवाल यह है कि ये जो महत्वाकांक्षाएं हैं इसको ओवर एस्टिमेट आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। देखिए कोई भी आदमी ये चाहेगा, मैं अध्यापक हूं, कल कोई कहे कि क्या आप एजुकेशन मिनिस्टर बनना चाहते हैं, हाँ बिल्कुल बनना चाहता हूं। चुनाव नहीं जीत सकता, चुनाव में मुझे कोई वोट नहीं देगा, लेकिन अगर बना देते हैं तो मैं एजुकेशन के लिए, और अगर देश का प्रधानमंत्री भी बना देंगे तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, आईटी से मैंने इंजीनियरिंग किया है, एमबीए किया है, एंटायर इंजीनियरिंग एंटायर एमबीए नहीं किया है मैंने, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूं, देश के लिए अच्छा काम कर सकता हूं। अब करना चाहता हूं, कर सकता हूं, नहीं कर सकता या नहीं होऊंगा वो एक अलग मुद्दा है। चाहता तो मैं भी हूं प्राइम मिनिस्टर बनना। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है। और वही सवाल मैंने कहा कि ये तमाम तो बड़े चेहरे हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, अगर ऐसी ख्वाहिश भी है तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। प्रशांत टंडन जी, कल हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उन्होंने कहा कि हमें अगर हम आइडियोलॉजिकल देखें तो हमें डिफरेंसेस हैं, उन्होंने कहा उद्धव ठाकरे ने, लेकिन भी हम देश के हित के लिए, आजादी के लिए हम एक साथ आए हैं। ये देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसकी उन्होंने बात की, लोकतांत्रिक मूल्यों की उन्होंने बात की। तो ये भी कहा जा रहा है कि भाई हम हमारी जिस तरह से हमारी पार्टियां अलग अलग बनी है उनमें आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, बट हमारा मकसद फिलहाल एक है कि हम इन ताकतों के खिलाफ जो है, जो देश को बांट रही है, उसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं। जी बुशरा, ये तो बहुत आइडियलिस्टिक बात है जो उद्धव ठाकरे ने कही, और ये वो नहीं कहेंगे तो इसके अलावा और क्या कहेंगे। लेकिन देखिए जो राजनीति है वो राजनीति इससे आगे की बात है। ये सारे क्षेत्रीय दलों को ये मालूम है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे की पार्टी हो या आरजेडी हो या तमिलनाडु की डीएमके हो, जितने भी लोग इनके साथ आए हैं, तृणमूल कांग्रेस हो,
ये सब एक राज्य के अपने अपने राज्यों के पॉलिटिकल पार्टियां हैं, वहीं उनका वर्चस्व है, वहीं उनका जनाधार है। कांग्रेस के पास आज भी 5 राज्य हैं अपने मिला के और गठबंधन मिला के। अभी इलेक्शंस होंगे तो कांग्रेस के पास हो सकता है कि कुछ राज्य निकल जाएं, कुछ वापस आ जाएं। अभी कर्नाटक में और हिमाचल नए राज्य उनके पास आ गए। तो कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, इनके पास कुछ राज्य हमेशा रहेंगे। तो सत्ता में कांग्रेस केंद्र में भले ही ना हो, लेकिन कुछ राज्यों में हमेशा से रही है। ये संख्या बढ़ भी सकती है, लेकिन जो एक राज्य की पार्टियां, उनके सामने बड़ी समस्या है कि वो अगर नरेंद्र मोदी 2024 में भी आ जाते हैं तो उनका वजूद, उनका एग्जिस्टेंस, उनका सर्वाइवल बहुत मुश्किल होगा। इसलिए देखिए, राजनीतिक मजबूरी भी है। दूसरी बात जो बहुत अहम बात है, जो मैं देश भर में घूमता हूँ, जो राय ले रहा हूँ लोगों से, जो बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के कुछ सामाजिक समूह, खासकर अल्पसंख्यक या वंचित समाज के लोग पिछले कई वर्षों में दूर चले गए थे। राहुल गांधी ने एक जो वैचारिक ज़मीन है कांग्रेस की, जो इंदिरा गांधी के समय थी, वहाँ वो कांग्रेस को वापस ले गए। यानी जो कांग्रेस की लीडरशिप थी अभी तक, वो बाय डिफ़ॉल्ट सत्ता में आना चाहते थे कि कोई पार्टी सरकार में हार जाए एंटी इनकम्बेंसी की वजह से और हम सत्ता में आ जाए। लेकिन राहुल गांधी ने उसको बदला है। वैचारिक जो ज़मीन कांग्रेस से छूट गई थी, वहाँ वो राहुल गांधी वापस लेकर आए। जब वो वापस लेकर आए तो बहुत सारे जो समाज, बहुत सारा जो वर्ग है, खासकर वंचित समाज के लोग वापस जुड़ गए। जिस तरीके से राहुल गांधी की आप पब्लिक इवेंट्स को देखिए और जो इमोशंस क्रिएट कर रहे हैं वो तमाम सारे अपने एक्टिविटीज़ के ज़रिए, तो आप देखिएगा कि बड़ी संख्या में महिलाओं का जुड़ाव उनसे बड़ी संख्या में हो रहा है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि कांग्रेस के पास अब एक बढ़ता हुआ नया जनाधार आ रहा है। इस बीच राहुल गांधी यहाँ आ चुके हैं बुशरा, और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो उनको दिखाएं राहुल गांधी को, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में चलते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो बस प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है और हम जैसे ही शुरू करेंगे राहुल गांधी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी को, क्योंकि उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शेड्यूल थी 4 बजे के लिए, उसमें डिले हुआ। हालांकि पहले 5 बजे की बात की गई थी, फिर उसके बाद 4 बजे, और उसमें थोड़ा डिले हुआ है। और लग रहा है कि जिस तरह से खबरें लगातार आ रही हैं, चाहे 18 से 22 तारीख का ये पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन हो, जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर, खास तौर पर अडानी को लेकर जो रिपोर्ट आई है ओसीसीआरपी की, उसको लेकर खास तौर पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। और ये पहले ही बता दिया गया था, जयराम रमेश ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कि राहुल गांधी 5 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो करेंगे मुंबई में। और आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, ये वहां की उसी जगह की तस्वीर अब से 20 सेकंड तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा वहां पर है, और सब सुनना चाहते हैं कि राहुल गांधी इस तमाम पूरा जो इश्यू है, जिसको लेकर हमेशा राहुल गांधी मुखर रहे हैं, अडानी को लेकर लगातार, उसकी दोस्ती को लेकर लगातार वो बात करते रहे हैं। वो आपने देखा होगा, वो जो प्लेन जिसकी तस्वीर राहुल गांधी ने शेयर की पार्लियामेंट में, अडानी और मोदी की तस्वीर एक साथ लेकर वो शेयर की गई। उसके बाद आपको पता होगा कि वो केस जो है राहुल गांधी के खिलाफ दायर किया गया था कि मोदी नाम की जो है और उस पूरे समाज की उन्होंने दरअसल इंसल्ट की है, और भारतीय जनता पार्टी के ही एक नेता ने वो केस दर्ज किया, और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई, क्योंकि 2 साल की उनको जो मैक्सिमम सजा होती है वो दी गई, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया। उनकी सदस्यता बहाल हुई, और एक बार फिर से पार्लियामेंट में हमने मॉनसून सत्र के दौरान राहुल गांधी को पूरा जो मणिपुर का मामला है उस पर बोलते हुए देखा, और यही वजह है कि उन्हें पार्लियामेंट से दूर रखा जा रहा था। लेकिन उनकी सांसदी बहाल हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कड़ी टिप्पणी की। और अब आप ये देखिए कि इसी मुद्दे पर, अडानी के उसी मुद्दे पर, कि किस तरह से
वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं, कैसे फायदा पहुंचाया गया है अपने सबसे करीबी कारोबारी को, और कैसे उन अडानी का नाम 2014 से पहले किसी की जबान पर नहीं था और अब आप ये देखिए कि वो देश के अरबपतियों की टॉप लिस्ट में वो मौजूद हैं। ना सिर्फ देश बल्कि विदेश, पूरी दुनिया के अगर अरबपति देखें तो लिस्ट है, और लगातार उनको किस तरह से फायदा पहुंचाया जा रहा है ये किसी से छिपा नहीं है। अभी कांग्रेस ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और पूरी तरीके से ट्विटर के जरिए, मीडिया के जरिए ये कहा था कि एथेंस भी जो अभी प्रधानमंत्री गए थे ब्रिक्स सम्मेलन के बाद, वो भी कहीं ना कहीं अडानी को लेकर ही, उनको फायदा पहुंचाने को लेकर ही किसी डील के तहत वो वहां पर गए थे, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और अब ये जो रिपोर्ट आई है, ये जाहिर सी बात है इसको अडानी ग्रुप पूरी तरीके से नकारेगा, लेकिन ये रिपोर्ट कहीं ना कहीं से ये बताती है कि कैसे जिन मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार सत्ता पर काबिज हुई थी, कैसे के विपरीत वो काम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार राहुल गांधी कहते रहे ये पूंजीपति क्रूनी कैपिटलिज्म जो है उसके खिलाफ वो बोलते रहे हैं। उन्होंने एमएसएमई सेक्टर की भी बात की थी, उन्होंने कहा कि कमर तोड़ के रख दी गई है मझोले जो व्यापारी हैं, एमएसएमई सेक्टर जो है उनकी जीएसटी और नोटबंदी करके। और अब ये अडानी को जिस तरह से फायदा लगातार पहुंचाया जा रहा है, इस सब को लेकर ये जो रिपोर्ट आई है खास तौर पर, जो कि एक बहुत बड़ा पर्दाफाश करती है, इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है राहुल गांधी की तरफ से। देखना यह होगा कि क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जाता है और किस तरह से वो अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों और इस रिपोर्ट को लेकर वो बरसते हैं, इसका इंतजार हम सबको रहेगा। और प्रोफेसर अखिल स्वामी जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो, हम लगातार ये देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है एक ऐसे है जो भारतीय जनता पार्टी और आपका नाम सांस में ले, मोदी के रिश्तों को लेकर जितने मुखर, जितने आक्रामक वो रहे हैं, और लगातार जिस तरह से उन रिश्तों को लेकर चुनावी लेकर पार्लियामेंट के अंदर बात की, आज एक से कुछ रिपोर्ट कि कैसे एक पूंजीपति को फायदा लगातार इन 10 सालों में पहुंचाया गया है और कहां से वो कहां पहुंच गए हैं। देखिए बुशरा जी, देखिए समस्या ये है कि अगर देश के हर आदमी की आमदनी कम हो तो जनता समझ जाती है कोई बात नहीं, देश के साथ समस्या है, देश के सामने परेशानी है, सबकी कम हो रही है, मेरी भी कम हो गई। लेकिन अगर देश के 90% लोगों की आमदनी आधी हो जाए और देश के 2-3 बड़े पूंजीपतियों की संपत्तियां 5-6 गुने बढ़ जाएं, तो ये समझना मुश्किल होता है। मुझे ये तो समझ में आता है कि चलिए सबकी आमदनी कम हुई,